सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे अभी लाइव जुड़े हैं सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे। ये आपका मोशन जहां पे लगता है, जहां भी मोशन होता है, गति होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, जिसको घर्षण कहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। बेसिक बेसिक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उठाओगे ना, तो एक आ जाता है फोर्स सिस्टम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको आ जाता है, या चैप्टर बोल लो, ये होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और फोर्स सिस्टम ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अगर इन दोनों टॉपिक को हटा दिया जाए ना, तो बाकी कुछ नहीं उतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंस ये है उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते समझना आखिर फ्रिक्शन क्या होता है। एकदम हम लोग बेसिक से समझेंगे ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और जो चीज आप भूल गए होंगे या फिर बहुत टाइम पहले पढ़े होंगे वो भी आपका रिवाइज हो जाए। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी दो बॉडी आपस में कनेक्ट होता है ना, यानी कांटेक्ट में आता है, तो एक क्या करता है, मोशन को रोकने के लिए अप्लाई करता है एक फोर्स। उसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब मेरा दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, हैव अ टेंडेंसी, एक टेंडेंसी होता है अपोज करने का या फिर रेजिस्ट करने का एनी मोशन को बिटवीन दी टू फोर्सेस, है ना। टू आई मीन टू फोर्स भी होता है एक तरह से, एक अपोजिट फोर्स लगता है, तो दोनों तो फोर्स ही लगता है ना। जैसा आप अगर मान ले इसको मैं चलाना चाह रहा हूं अपने हाथ के ऊपर, तो एक मोशन में इधर धक्का दे रहा हूं, तो एक मोशन में एक फोर्स, उधर से दो फोर्स, तो दो फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो बेसिकली दो सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। एक मेरा चाहता है मोशन करवाना और दूसरा चाहता है उसको रोकना। जो रोकता है उसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, और जो मेरा मोशन करवाना चाहता है उसको कहा जाता है अप्लाइड फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स भी कहा जाता है, फिर लोड भी कहा जाता है। तो एक लोड लगता है, बहुत बार लोड दिखाया जाता है, बुक में पी लिखा रहता है, वो लोड दिखाता है जो मोशन करवाना चाहता है, और जो रोकता है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, एफ कहते हैं। समटाइम क्या किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि एक मेरा लग रहा है तो ये लोड है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा एफ। या कभी कभार क्या दिखाया जाता है, दोनों एफ से दिखाया जाता है। उस केस में ये दिखाएगा कैपिटल एफ में और ये दिखाया जाता है स्मॉल एफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का कि कभी कभार आपको अगर एफ एफ में दिया रहेगा तो कंफ्यूजन मत हो जाना। ये ध्यान रखना कि कैपिटल तब बड़ा वाला जो रहेगा वो आपका बेसिकली फोर्स होगा, है ना, या फिर लोड भी हो सकता है। एंड ये वाला हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या आ जाएगा मेरा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। क्लियर। और इस केस में अगर कहा जाए तो देन यहाँ पे आप देखोगे लोड एंड आपका क्या रहेगा, एफ रहेगा। तब यहाँ पे बड़ा एफ रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आपका लोड तो पी बोल दिया ये फोर्स को, तो यहाँ पे आपका अपोजिट में जो लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। समझ गए, ठीक है। और यही जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो फ्रिक्शन किसको कहेंगे, दिस रेजिस्टेंस जो रोकता है, जैसे मैंने कहा जो रोकता है मूवमेंट को, उसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहा जाता है। नाउ अब बात करते हैं सर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो मैं भी आप लोग को सभी तरह का फ्रिक्शन का टाइप समझाऊंगा, ईच एंड एवरी तरह का जितना होता है। पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए, तो सारे टाइप बताऊंगा। लेकिन अगर कोई बोले मोटा मोटा, तो मोटा मोटा जो बड़ा बड़ा होता है वो होता है दो तरह का फ्रिक्शन, है ना। एक हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब आपको पता है जब बॉडी स्टैटिक में रहता है, रुका हुआ रहता है, तब जो मेरा फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन में तो बॉडी मूव ही नहीं करता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरह का कोई एक पत्थर है ना, या बॉक्स है। अब इसमें कोई क्या किया है, रस्सी खींचना चाहता है और खींच के इसको आगे बढ़ाना चाहता है, और कोई क्या करना चाह रहा है, खींच के आगे जलाना चाह रहा है, लेकिन इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि इसको मूव ही नहीं करा पाता, ये मूव नहीं रहता और वो रेस्ट कंडीशन में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बड़ा सा पत्थर ले लो और बच्चा अगर उसको धक्का देना चाहेगा, पुश करना चाहेगा, तो हिला डुला नहीं पाता है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स लगाता है, लोड लगाता है या फोर्स लगाता है, वो बहुत ही कम होता है। उस टाइम पे ये जो आपका वैल्यू होता है वेरी 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 ग्रेटर देन दी लोड रहता है, तो लोड से कई गुना ज्यादा आपका फ्रिक्शन रहता है, इसी वजह से वो रेस्ट कंडीशन पे रहता है। तो वो कहलाता है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए कहा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच एक्ट such that the body will remain at rest, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। यानी ऐसे समझ सकते हो कि फिर से समझ लो कि इधर से हम लोग लोड लगा रहे हैं जो कि है मेरा कितना 10 न्यूटन का, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन पे मेरा फ्रिक्शन लग रहा है वो मान लेते हैं मेरा कितना का 20 का है। तो इस टाइम पीरियड में मेरा मोशन करेगा ही नहीं, मेरा रेस्ट कंडीशन में रहेगा। जितना आप इसको धक्का लगाना चाह रहे हो उससे ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स
लग रहा है। क्या लैग हो रहा है क्या ज्यादा डियर? मेरे को बता देना प्लीज, अगर ज्यादा इशू हो रहा है एक बार मुझे बोलो। आप लोग को दिक्कत हो रहा है क्या ज्यादा? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब रहेगा तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, ओके ओके। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन पे ही रहता है, वो मेरा मोशन नहीं करता है। ठीक है, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ओके डियर, अब बढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक मतलब क्या था? काइनेटिक माने गति, जैसे होता है ना हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गति के बारे में, गति वाला फ्रिक्शन, यानी कि जब मेरा मोशन करता है, जब गति में कोई बॉडी रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उस समय पे भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे अगर कार चल रहा है, तो कार अगर चल रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि सर अभी तो मोशन हो रहा है, तो क्या अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा? अभी भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत कम होता है, लेकिन लगता है, तब भी लगता है ना? समझ गए मेरी बात की नहीं? तब भी आपका लगता है। चलिए, तो क्या कहा गया ने, फ्रिक्शन विच एक्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। जब कोई भी बॉडी मेरा गति में रहता है, उस टाइम पीरियड में जो उसके अपोजिट में लगता है मेरा फोर्स, उसको फ्रिक्शन कहेंगे। और ये मोशन के टाइम पे ही देखने को मिलता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये दो चीज हो गया आपका बेसिक बेसिक, कम से कम ये तो चीज पता होना चाहिए। नाउ अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा डिटेल वाइज समझाता हूं कि आपको कितना टाइप ऑफ फ्रिक्शन पाया जाता है। ओके डियर, ओके। अगर इससे आगे भी इस तरह का रुकता है तो आप लोग बस बता देना कि दिक्कत हो रहा है। अगर दो चार बच्चा भी आप लोग बोल देंगे तो मैं वो चीज को शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाता है, दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक करता है फ्रिक्शन टाइप बेस्ड ऑन सराउंडिंग, और दूसरा करते हैं फ्रिक्शन टाइप बेस्ड ऑन इनर्शियल स्टेट, यानी कि उसके स्टेट के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं और एक सराउंडिंग के बेसिस पे जज करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर सराउंडिंग के बेसिस पे जज करेंगे ना डियर, तो उसमें आ जाता है चार तरह का। एक कहा जाता है ड्राई फ्रिक्शन, एक को कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक हो जाता है स्किन फ्रिक्शन, एक आ जाता है क्या, इंटरनल फ्रिक्शन। ये चार फ्रिक्शन वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है ना? अगर मैं बात करूं ड्राई फ्रिक्शन के बारे में, तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन दैट एक्ट बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस इन द कांटेक्ट। देखो कभी कभी क्या आता है ना, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान आप लोग का कमेंट पे है कि कहीं लेगिंग तो ज्यादा नहीं हो, लेग ज्यादा नहीं हो रहा है, सब ठीक बोल रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये मैं ना बिल्कुल मुझे ये चीज सही नहीं लगता है कि पढ़ाई टाइम पे आपका ध्यान कहीं और रहता है ना, तो आप चीज 100% दे ही नहीं पाते हो, राइट? या फिर मैं कुछ और बोल दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो इधर है कि कहीं लेगिंग तो नहीं आ रहा, लेगिंग तो नहीं आ रहा, लेगिंग नहीं आ रहा। ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूं तो ये पूरे दिमाग को पूरा दही कर देता है दिमाग का, है ना? तो वो चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिमाग फिर बढ़ जाता है कि पढ़ा रहे कहीं आपका लेगिंग तो नहीं हो रहा, लेग तो नहीं हो रहा, ये चीज। लेकिन कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन, तो ड्राई फ्रिक्शन क्या बोला गया है, फ्रिक्शन दैट एक्ट बिटवीन, ये शॉर्ट में लिख दिया बिटवीन, बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो मेरा सॉलिड सर्फेस अपन में कॉन्टैक्ट में होता है ना, जैसे सपोज करो एक मेरा बॉडी है और ये मेरा दूसरा बॉडी, ये ए रहा ये बी रहा, तो इसके बीच में क्या मेरा सॉलिड कॉन्टैक्ट है। वही कहा गया ना, एक्ट बिटवीन द टू सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है मेरा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। इस टाइम पे मान लो ये मोशन करना चाह रहा और ये अपोजिट जाना चाह रहा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, राइट? फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्राई फ्रिक्शन। इसको क्या कहेंगे, ड्राई फ्रिक्शन कहेंगे। सेकंड अगर बात करा जाए फ्लूइड फ्रिक्शन का, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन विच डेवलप इन फ्लो ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ विस्कस फ्लूइड। जब भी कभी फ्लूइड देखते हो, जैसे पानी बहता है ना, तो पानी भी लेयर बाय लेयर बहता है, लेयर बाय लेयर बहता है। इसलिए देखो कि पानी का जब बनाया जाता है ना, अगर मैं प्रोफाइल बनाऊंगा तो प्रोफाइल कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। यहाँ पे देखते हो कि आपका वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, अगर मैं यू को वेलोसिटी मान लेता हूं। और यहाँ पे अगर बात करें वेलोसिटी, तो ये आपका जीरो के आसपास होता है, यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन पे रहता है। वेरी गुड इवनिंग डियर गौरव। तो क्या आता है, ये मेरा रेस्ट कंडीशन में रहता है, यानी कि रुका हुआ मेरा रहता है यहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा क्या होता है, मोशन होते जाता है, ज्यादा ज्यादा मोशन करता है, यहाँ तक गया। इट मीन्स ये भी एक लेयर दूसरे लेयर को रोक रहा है, और रोक रहा मोशन के अगेंस्ट, यानी इधर अगर ये मोशन कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में रोक रहा है, इसके अगेंस्ट में ये रोक रहा है। हर एक लेयर क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, इसको रोकना चाह रहा है। तो यानी कि जो दो मेरा विस्कस फ्लूइड के बीच में जो मेरा फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं,
बात करते हैं स्किन फ्रिक्शन के बारे में। स्किन फ्रिक्शन क्या हो जाता है? विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन विच फेल्ट बाय अ सॉलिड बॉडी सरफेस व्हेन इट इज ड्रैग इनटू द फ्लूइड इन्वायरमेंट। कोई भी फ्लूइड इन्वायरमेंट में कोई सॉलिड बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट होता है, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, समझ के मेरा हाथ है और हाथ को मैं पानी में चला रहा हूं, है ना, तो मैं अगर हाथ में रखूंगा पानी में तो कहीं ना कहीं पानी को मैं रोकना चाहूंगा, रोकेगा और रेजिस्ट करेगा, है ना। ये मान लो यहाँ पे क्या है, मेरा एक बॉक्स है, मान लो बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा पानी है, पानी फ्लो हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में भी कहीं ना कहीं इस बॉडी को क्या करेगा, इस बॉडी का फ्लो, क्योंकि बॉडी को मैं मान लो यहाँ पे रस्सी लेके या धक्का देके इधर फोर्स लगा के इस बॉडी को मूव करना चाह रहा हूँ, इधर मोशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड मेरा एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ये इसको रोकना चाहेगा, ये इसको रोकना चाहेगा, तो यहाँ भी आपका फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इस तरह का बोलते हैं हम लोग स्किन फ्रिक्शन। और यहाँ का कहां देखने को मिलता है प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्रिकेट आप देखते हो, क्रिकेट में चौका छक्का लगाया जाता है, तो जब बॉल उड़ के जाता है तो अगर उसको फ्रिक्शन फोर्स ना लगाया जाए, अपोजिट फोर्स, तब तो भाई उड़ते चला जाए, उड़ते चला जाए, उड़ता ही रहूं, है ना, हवा वो में कहीं, वो तो भाई निकल जाए एकदम वादियों में कहीं और रिटर्न ही नहीं आएगा। लेकिन वो गिरता कहीं ना कहीं, कभी क्यों गिरता है? बिकॉज उसको एक मेरा फोर्स अगेंस्ट रोकता है, वो कौन है? एयर है। जो एयर का इन्वायरमेंट है ना, उसको अपोजिट फोर्स लगाता है और उसको रोकता है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे उसका वेलोसिटी ड्रॉप करते जाता है, गिरते जाता है, वो धीरे धीरे ऐसे कुछ जाता है, एक टाइम पीरियड के बाद गिर जाता है। तो वहां भी एक तरह से स्किन फ्रिक्शन लागू होता है, जहां पे एक मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड इन्वायरमेंट के साथ ड्रैग करता है, यानी कि सरफेस कॉन्टेक्ट में आता है। समझ गए? चलिए, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका सरफेस जो है वो कोई भी फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, उस टाइम पीरियड में जो फ्रिक्शन बन रहा है वो चीज हो गया स्किन फ्रिक्शन। और लास्ट आ जाता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या आ जाता है? मोलिक्यूल्स इंटरनल के बारे में बात करा गया है, यानी कि मोलिक्यूल के बीच में ही तो फ्रिक्शन होता है। तो मोलिकुलर फ्रिक्शन विच व्हेन सॉलिड बॉडी अंडरगोज डिफॉर्मेशन। जैसे ऑब्वियसली बात है, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई सॉलिड है ना, जैसे लोहा ले लो, आयरन ले लो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी, इसके भी तो सारे मोलिक्यूल्स होगा। और जब इसको आप डिफॉर्मेशन करना चाहते हो तो क्या ये डिफॉर्मेशन इजीली से हो जाएगा? जितना जल्दी आप लकड़ी को तोड़ सकते हो उतना जल्दी आप क्या लोहा को तोड़ सकते हो, आयरन को नहीं। यानी कि जब इसमें आप मान लो कि कोई हथौड़ा से, ऐसा आप क्या करोगे, हथौड़ा लिए हो और हथौड़ा से इसको हैमरिंग कर रहे हो, हथौड़ा से क्या कर रहे हो आप, हैमरिंग कर रहे हो, इसको पीट रहे हो, तो पीटेगा तो यहां भी डिफॉर्मेशन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होता है, वहां भी रेजिस्ट करता है। एक डिफॉर्मेशन होना चाहता है और दूसरा डिफॉर्मेशन होना नहीं देना चाहता है। जैसे इसको आप क्या करना चाहते हो, सीट बनाना चाहते हो, सीट यानी इधर फैलना चाहते हो, इधर फैलना चाहते हो, है ना। तो ये मोशन एक जो आपका मॉलिक्यूल्स रहेगा वो फैलना चाहता है, लेकिन अपोजिट वाला बोलेगा नहीं मैं नहीं होने दूंगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको खींचेगा कि नहीं भाई इतना जल्दी क्यों टूट रहा है, हम लोग लोहा है, आयरन है, हम लोग का मोलिकुलर फोर्स ज्यादा है ना, गेप कम है। तो यानी कि यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसको कहा जाता है इंटरनल फ्रिक्शन। सेम चीज देखा जाता है एटम वगैरह में भी, क्योंकि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, तो मोलिक्यूल्स में पाया जाता है, वहां भी एक चीज देखने को मिलता है। तो अधिकतर मैं बात करने पे सॉलिड ऑब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, राइट, वहां पे आप लोग को ये सभी चीज देखने को मिलता है। तो ये सभी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में देखने को मिलता है। अब वो मेरा कोई सॉलिड सरफेस हो गया, या सॉलिड एंड आपका विस्कस हो गया, या कोई सॉलिड एंड फ्लूइड ऑब्जेक्ट हो गया, या कोई मोलिकुलर फ्रिक्शन देखने को मिल रहा सॉलिड ऑब्जेक्ट जब डिफॉर्मेशन हो रहा तब। नाउ अब बारी आता है क्या, फ्रिक्शन बेस्ड ऑन द इनर्शियल स्टेट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बेसिस पे तीन भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, मेजर मेजर। पहला हो जाता है मेरा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो जाता है मेरा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा हो जाता है मेरा डायनामिक फ्रिक्शन। तीन तरह का फ्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, क्या क्या, स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक। इसी डायनामिक को फिर दो भाग में और डिवाइड करा जाता है, एक हो जाता है मेरा रोलिंग और दूसरा हो जाता है मेरा स्लाइडिंग, राइट। तो ये पूरी तरह से मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग को सारे सब कुछ समझ में आ जाए फ्रिक्शन का ऑल टाइप। हाँ नहीं, जनरली फ्रिक्शन बॉडी, फ्रिक्शन मोशन बॉडी में होता है जनरली, फ्रिक्शन मोशन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है डियर मुकेश, ऐसा नहीं है कि जहां मोशन कर रहा है उसी में फ्रिक्शन रहता है। आप ये चीज समझ के, आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है ना उसमें ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है मोशन वाले से। अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पहले समझ जाते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अभी हम लोग बात किए थे कि फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इन रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहता है तब जो फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इज इक्वल टू द पुश एंड पुल अप्लाई टू द बॉडी इन ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द रेस्ट।
और वो मेरा फोर्स के बराबर होता है जितना वो लगा रहा है। क्यों? तभी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और खासकर इस टाइम पे हमेशा देखा जाता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कई गुना ज्यादा होता है देन दी अप्लाइड फोर्स। अब बोलेंगे सर क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल ऐसे समझना कि मेरे हाथ में क्या है, इस तरह का है ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इधर से मान लेता हूं, मैं ऐसे रखता हूं इसको और ऐसे धक्का लगा रहा हूं, धक्का, लेकिन ये मेरा मूव नहीं हो रहा। मान लो लगा रहा हूं और ये मेरा जा ही नहीं रहा, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। सही इस पेन से समझ लो, ऐसे मैं धक्का लगा रहा हूं लेकिन जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरा हाथ की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, और ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसका से इस वैल्यू से ज्यादा है। एक सेकंड, ये हल्का है ना इसीलिए तुरंत गिर जा रहा है ना। अब बस समझाने के लिए मैं बढ़ा लिया हूं। तो ये क्या इतना ज्यादा है कि ये कितनों में लगाऊंगा ना, देखो लगा रहे हैं लेकिन ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मेरा ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से। जैसे मेरा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा ये ना, तो ये फिर मूवमेंट करने लगेगा, चलने लगेगा, चलने लगेगा। इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये देखो कहा गया इट इज इक्वल टू द पुश एंड पुल। तो इक्वल टू द पुश एंड पुल जब तक रहता है तब तक वो बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन पर रहता है, कि जैसे वो इक्वल से ज्यादा हो गया कौन, अप्लाइड फोर्स, तो मोशन कर जाता है। वो क्या कर जाता है मेरा, मोशन कर जाता है। यही पॉइंट आ जाता है मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो लिमिट वाला, कि मैक्सिमम कितना वो मेरा बॉडी झेल पाता है, यानी कि जितना वो ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर, जब तक बॉडी मूव नहीं करता है, वो कंडीशन कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जस्ट अबाउट टू मूव होता है, जस्ट टेंस टू मूव। ये मेरा क्या होता है, वो वैसा लिमिट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होता है जस्ट टेंस टू मूव, जस्ट टेंस टू मूव। मतलब कि अब अगर तनिको हल्का सा भी अगर लग गया ना तो मूव कर जाता है, वो मूवमेंट हो जाएगा। अब इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या डिफिनेशन कहा गया है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज जस्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। जस्ट मतलब अभी तक मूव नहीं हुआ है, वो मैक्सिमम कंडीशन है, जिसके बाद आप हल्का से छुओगे तो मूवमेंट हो जाएगा, मतलब एकदम मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गया है। उसका मतलब ये है कि एक किस तरह का बॉडी है और इसको खींचने के लिए मान लो हम लोग लोड लगा रहे हैं कुछ 100 न्यूटन का, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना ये अभी फिलहाल पूरी तरह से 100 न्यूटन पे अटका हुआ है। मतलब अब अगर थोड़ा सा भी मतलब इस लोड को हम लोग 100.1 भी कर देंगे ना तो ये ज्यादा वैल्यू होगा और फट से मूवमेंट हो जाएगा। तो जब तक ये वो मैक्सिमम लिमिट जब तक मेरा जो है वो मेरा बॉडी को रोके रखता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। वही कहा गया स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो रोक रहा है उसके बराबर ये वैल्यू होता है, उसका बात यहाँ पे करा गया है। तो दिस इज योर क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड लास्ट आ जाता है डायनामिक फ्रिक्शन, जिसे मैंने बात करा था, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जैसे कोई कार चल रहा है, कोई बाइक चल रहा है, तो आपका देखते हो टायर, टायर में ग्रिप रहता है फ्रिक्शन की वजह से, वो फ्रिक्शन है। आप कभी कभी क्या देखते हो कि टायर अगर ऊपर आ जाता है ना, स्लिप करने लगता है तो बहुत स्पीड घूमता है। आप देखते हो जिसका टायर बहुत ही ज्यादा जो ग्रिप होता है, जो फ्रिक्शन जनरेट करता है, वो अगर टायर छिल जाए मतलब घिस जाता है बहुत टाइम के बाद टीयर वियर की वजह से, वो पूरा चिकना हो जाता है, तो आप देखोगे वो पूरा पूरा फिसलेगा, पूरा घूमता है। तो वो बहुत स्पीड रहता है, लेकिन जिसका ग्रिप रहता है ना वो कम स्पीड घूमता है, क्योंकि वहां पे जो अर्थ है वो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, राइट। तो यानी कि डायनेमिक की वजह से भी आपको हमेशा फ्रिक्शन रहता है, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है मेरा क्या, डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको डायनेमिक फ्रिक्शन। और ये बहुत कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मैं बात करूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है देन दी डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, कि डायनेमिक फ्रिक्शन से में तो मोशन ज्यादा लग जाता है इसलिए बहुत कम लगता है उसमें, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया ना डायनेमिक फ्रिक्शन कम हो गया तब तो रुक जाएगा बॉडी, समझ गए, ये चीज है। अभी डायनेमिक फ्रिक्शन को और दो भाग में डिवाइड करा जाता है ना, एक हो जाता है मेरा रोलिंग और एक हो जाता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है यार, रोलिंग क्या होता है? अगर मैं रोलिंग का बात करता हूं, किसका मैं बात करता हूं, अगर मैं रोलिंग का बात करता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कि रोलिंग फ्रिक्शन आर दोज टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन द रोलिंग मोशन। जैसे रोल करता है ना, रोल इस तरह से कोई चीज, जैसे रोल में कैसे समझाऊंगा, एक सेकंड देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे बॉल बेरिंग है तो ये रोल कर रहा, घूम रहा है, इसको बोलेंगे रोलिंग, रोल कर रहा है, सब स्लाइडिंग नहीं करना है, ये पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे मेरा हाथ को देखना, हाथ में पकड़ा हो ना तो मेरा हाथ भी देखना, अभी देखो यार जमीन में सट गया, फिर देखो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये रोल कर रहा है, दिस इज दी रोलिंग।
रोलिंग के टाइम पे भी कहीं ना कहीं सरफेस के साथ ये टच होकर जा रहा है तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो उसको बोल देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग में क्या होता है, इसी को पकड़े, अब देखो स्लाइड कर रहे हैं, अब जहां मैं पकड़ा वहीं पकड़ा, वो बस स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइडिंग के टाइम पे भी अब देखो जितना मैं ऐसे करके ले जाऊं कितना इजी, हवा में ले जाना, हवा में फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर चलोगे थोड़ा आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तो वहां भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसको कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारे फ्रिक्शन का टाइप आपने पढ़ लिया। यहाँ पे हम लोग देखे 3 और 2 5 टाइप का, और यहाँ देखे 4, कुल मिला के आपका 9 टाइप का फ्रिक्शन के बारे में आपको समझाएं। समझ गए? इज इट क्लियर और नॉट? एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट कंफर्म करिएगा, क्या इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करिएगा, मैं आगे बताऊंगा फिर। और आज का क्लास थोड़ा 1 घंटा से ज्यादा होगा, तो अगर आपको कोई और काम है, क्लास है, तो ठीक है, थोड़ा मैं ज्यादा लूंगा जब तक ये टॉपिक क्लियर ना हो जाए। चलिए अब देखो यहाँ पे बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखो फ्रिक्शन के बारे में क्या कहा गया है ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके डियर, सारे स्टूडेंट का आ चुका। देखो नाउ तो कहा गया यहाँ पे सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन का अगर बात करेंगे तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है या फिर इंडिपेंडेंट का होता है, उसके बारे में यहाँ मेंशन करा गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, मतलब एरिया कम रहे ज्यादा रहे इससे कोई फर्क इसको पड़ता नहीं है। समझ गए? ये मेरा एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा कि इतने थोड़ा जगह है और कोई अगर मान लो बहुत चिकना सरफेस है ना, बर्फ जैसा सिल्ली है, वहां चलोगे तो आप फिसल जाओगे। अब वहां पे बड़ा कोई जगह है और इसमें पूरी तरह से कहीं और चीज रखा हुआ, घास वगैरह है या बालू है जो फ्रिक्शन को अपोज करता है, लेकिन थोड़ा जगह है उसी से फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा जगह छोटा जगह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस कैसा है वो डिपेंड करता है, रेगुलर है या इनरेगुलर है। तो वही कहा इनरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस कॉज इट। तो ये मेरा सरफेस का नेचर कैसा है, ये अगर इन शॉर्ट में अगर लिख देता हूं कि नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है ना। क्या बोल सकता हूं कि डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ सरफेस। ये इंडिपेंड होता है एरिया कॉन्टैक्ट का। दो चीज समझ गए है ना? एक सेकंड जूम कर दे, एक सेकंड में कर देता हूं, डोंट वरी। देखो यहां देखो इनरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस कॉज इट इंडिपेंड ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। जैसे कि करने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक सेकंड इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना बताने के लिए। जैसे क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, ये आप जितना लोड बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन भी लगते जाएगा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब कहा गया इविल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है ना। इविल इफेक्ट का अगर बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, जैसे देखो यानी कि इसका डिसएडवांटेज बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे है ना, उसके बारे में कहा गया है। तो इसमें देखो आ जाता है क्या, ओवर हीटिंग है ना, एंड द वियरिंग आउट हो जाता है मूविंग पार्टिकल, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से आपको ओवर हीटिंग देखने को मिलता है। भाई साहब किसी के ऊपर रगड़ोगे, फ्रिक्शन करोगे, आप हाथ को रगड़ के देख लो तो आपको क्या रहेगा, कुछ देर के बाद हाथ आपका गर्म हो जाएगा। तो एक तरह से डिसएडवांटेज है। फिर कहा गया टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस इंक्रीज, कोई किसी भी सर्फेस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है ना। द अप्लाइड एफर्ट इज वेस्टेड, और एफर्ट जो होता है मान लो फ्रिक्शन की वजह से कोई बैरियर नहीं होता कि बड़ा सा कार रखा हुआ है, हैवी है, 4 आदमी धक्का लगा रहे हो फिर भी हिला नहीं पा रहे हो, तो अप्लाइड फोर्स जो आप नहीं होता है कि बहुत धक्का लगा ली घूम ही रहा, मतलब निकल ही नहीं रहा, ना कभी कीचड़ वगैरह में कार फंस जाता, बाइक फंस जाता, 4 आदमी धक्का लगा रहा, निकल ही नहीं रहा, तो फोर्स अप्लाइड पूरा बर्बाद हो जाता, कई बार हम लोग पूरा खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है एनर्जी, तो वो चीज है। फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन कौन कर सकता है, तो अगर आप लुब्रिकेशन अप्लाई करोगे, 1 2 3 4 दिया गया, चारों लुब्रिकेशन को जो कम करता है उसके बारे में कहा गया है कि अप्लाइंग लुब्रिकेशन, अगर आप क्या करते हो लुब्रिकेशन अप्लाई करते हो है ना, लुब्रिकेशन अगर अप्लाई करते हो तो उससे आप फ्रिक्शन को रोक सकते हो। अप्लाई सोप सॉल्यूशन इन दी रफ सरफेस, जहां बहुत रफ सरफेस है वहां पे अगर आप सोप का सॉल्यूशन डाल दोगे तो उससे भी आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड नंबर में अगर आप देखते हो तो थर्ड नंबर में क्या कहा गया, अप्लाइंग पाउडर ऑन दी सरफेस, अगर आप पाउडर जो होता है उसको भी आप दे लोगे ना तो उसके वजह से वो सरफेस चिकना हो जाता है, सरफेस आपका आई मीन फ्रिक्शनल जो होता है फ्रिक्शन वो कम हो जाता है। और बाय स्ट्रीमलाइनिंग दी बॉडी, स्ट्रीमलाइनिंग की बॉडी अगर करते हो सरफेस को बहुत ही मतलब आपका रेगुलर सरफेस कर देते हो तब भी आप लोग को क्या देखने को मिलता है, फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है ना। बाकी यहाँ पे फ्लूइड कहा गया, फ्लूइड कौन होता है, जो फ्लो करता है,
फ्लो मेरा पानी भी फ्लो करता है, यानी लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, तो दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। ये आप लोग को पहले से ही पता है। चलिए, तो ये चीज आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं मैं आगे, ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे। ये भी हो गया, टाइप समझ गए, टाइप्स क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं क्या यहाँ पे, अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझूं तो ग्राफ के थ्रू कैसे ये चीज दिखाई देता है और ग्राफ मेरा क्या बताता है, ग्राफ से क्या क्या चीजें आपको समझना चाहिए और क्या क्या चीजें समझ में आना चाहिए और क्या बताता है ग्राफ, उन सब के बारे में चलिए जज करते हैं। तो पहली बात तो ये ग्राफ किसके किस पे बीच में लिया गया है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लिया गया है, हॉरिजॉन्टल में आपका लोड दिया गया है, जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते हो, और वर्टिकल में लिया गया फ्रिक्शन को, वर्टिकल में क्या लिया गया, फ्रिक्शन को लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ कुछ बनता है इस तरह से, इसका ग्राफ देखो अलग अलग बनता है, ऐसा बात नहीं कि यही एक ग्राफ बनता है, अलग अलग तरह का ग्राफ बनता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड अप्लाइड। हो सकता है लोड आप तुरंत ही ज्यादा बढ़ा रहे हो तो कुछ ऐसे भी देखने को मिलता है, ऐसे भी पहले हो जाता है, राइट। लेकिन मैं इन जनरल ग्राफ लेके चला हूं, इसको समझने वाली बात है कि देखो कैसा होता है ग्राफ, कुछ कैसा गया, ये जा रहा है यहां तक, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, वो मेरा घटने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जैसा जाने लगता है। अब ये ग्राफ क्या बताता है, इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। तो अगर आप समझोगे सर इस डायरेक्शन में तो मेरा लोड लग रहा है, यानी कि ये मेरा लोड लगाते जा रहा है, 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 ये मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, मतलब सर लोड बढ़ाते जा रहा है, लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट में। इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है उसमें लोड, एक आदमी खींच रहा था पहले, फिर दो आदमी को मैंने खड़ा कर दिया, भाई तुम भी हेल्प थोड़ा करो तो बहुत भारी है, फिर तीन आदमी को लगा दिया, लोड बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर बॉडी बहुत मेरा हेवी है ना, अगर मेरा हेवी बॉडी है तो ऑब्वियसली होता है फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, वो भी बोलेगा देखते हैं तुम कितना खींच पा रहा है ना, भाई उसका जो वेट है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं मैं नानी जाने नहीं दूंगा, मोशन नहीं होने दूंगा, तो फ्रिक्शन भी मेरा बढ़ते जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन भाई एक तो कैपेसिटी होगा ना, आप यहाँ पे 10 आदमी को लगा दोगे, है ना, इसके अलावा कुछ और भी आप चीजों लगा दोगे, मशीन और लगा दोगे कि भाई खींचो तो इसको निकालना किसी तरह से, भाई एक ना एक टाइम हाथी रहे या घोड़ा रहे या कोई ट्रक रहे, आप अगर मशीन लगा दोगे, जनरेटर या फिर कोई क्रेन से आप उठा के ले जाओगे तब तो मोशन करेगा ही करेगा, है ना। चाहे वो मेरा गाड़ी सड़ गया है, खराब हो चुका, कुछ भी हो गया, मोशन हो ही जाना है। तो कहने का मतलब क्या, ये वो पॉइंट होता है जहां जाने के बाद क्या हो जाता है कि उस टाइम पीरियड में लगता है मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लगता है, क्योंकि इसके बाद मेरा बॉडी मूव कर जाता है, और जैसे बॉडी मेरा मूव कर जाता है वैसे फट से फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम आ जाता है। मैं आपको पहले बताया था कि जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्टैटिक का, अगर बात करा जाए तो स्टैटिक का फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है देन दी फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग दी डायनामिक। डायनामिक तो डायनामिक के केस में जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो अब तो गति कर रहा है। जैसे कि आप कभी ट्राई करना, किसी चीज को अगर जो फंसा हुआ है या रुका हुआ है उसको पहले खींचने में बहुत मुश्किल होता है, जैसे एक बार वो चलने लगेगा ना, फिर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे ना, खींचोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो आने लगेगा, या फिर धक्का दोगे तो जाने लगेगा। स्टार्टिंग में हिलाने में बहुत दिक्कत हो जाता है, हिलाने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका बहुत इजीली चल जाता है। यह चीज आप मेंशन कभी ध्यान दियो, कहने का मतलब क्या है कि जैसा अगर मैं बोलूंगा फिर से इस बॉडी को लेना पड़ेगा, ये बॉडी अभी रखा हुआ है, अभी इसको पहला हल्का सा मूव करने में ना हालत खराब हो जाता है, लेकिन जैसे अब एक बार मूव कर गया ना उसके बाद फिर ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है और फट से वो नीचे आ जाता है, और नीचे के बाद देखो अब ये मेरा यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स है, देखो अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना, इतना रहा, ये रहा, ये भी मेरा क्या फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन किसके वजह से, डायनेमिक की वजह से। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग जो है, लिमिटिंग यानी लिमिटिंग यह है यहां तक बॉडी मेरा रुका हुआ था, इसीलिए इसको कहा रहे स्टैटिक रीजन, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं। यहां तक जब मेरा बॉडी था, यहां से लेकर यहां तक, तब बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन पे था, तब बॉडी किस कंडीशन में था, मेरा रेस्ट कंडीशन में था, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ये मेरा था, तब बॉडी मेरा रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद बॉडी मेरा रेस्ट कर मोशन करने लगा, गति करने लगा, तब भी देखो फ्रिक्शन लग रहा है, इतना तो मेरा लग ही रहा है, इतना लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा कम तो हुआ है उससे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी जस्ट ट्राइंग टू मूव करता है, जस्ट टेंस टू मूव करता है, और इस टाइम पीरियड में आपका जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, इस बात को ध्यान रखना है ना, इसीलिए दिया गया बॉडी टेंस टू मूव।
बाकी वही सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, जहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है। मतलब इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रखने के लिए। उसके बाद जस्ट वो हल्का सा भी थोड़ा भी फोर्स लगाओगे और बॉडी मेरा काइनेटिक हो जाएगा, गति में आ जाता है, गति में आ जाता है। समझ गए ये चीज? चलिए इतना अगर आप समझ गए तो अब बात करते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कुछ लॉज होता है। यहां से कभी कभार क्या पूछेगा, आपको पूछ देगा, ऑप्शन दे दिया जाता है कि विच वन ऑफ दीज नॉट अ लिमिटिंग लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना, विच वन ऑफ इज नॉट अ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें से आपको इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, जिसमें 3 रहेगा, एक आपका नहीं रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ए बी इस तरह करके देगा, ए एंड बी एंड सी, है ना, डी एन ई, इस तरह कुछ भी देगा, एबीसीडी पहले ले लेगा इस तरह से, ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई बोल दिया, और आपको ऑप्शन देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, बोलेगा कि ए बी सी डी एंड ई ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ क्या कहता है। तो देखो, देयर आर लॉज गवर्न बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस। किन्हीं दो सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कुछ लॉज होता है, जिसे सबसे पहले लॉ मेरा क्या बोलता है, पहला लॉ मेरा कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर अनदर। सेकंड कहता है द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखो पहले पहला नंबर क्या कहा गया, उसको पहले एक्सप्लेन में कर देता हूं। पहला कहा गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा इधर मोशन लग रहा है, मोशन हो रहा है, लोड लग रहा है ना, मोशन हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट मेरा फ्रिक्शन लगेगा, राइट, ऑफ द बॉडी ओवर अनदर। जैसे मान लो दो बॉडी है, तो एक बॉडी इधर जा रहा है तो दूसरे बॉडी का अगेंस्ट लगेगा, सिंपल सा बात है। ये इधर जा रहा है तो इसके अगेंस्ट लगेगा, दो बॉडी अगर स्लाइड में है तो, ठीक है। सेकंड कहा गया है द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सेम चीज को कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वी नो दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। आपको पता है कि भाई दो सरफेस, जो दो मान लो ये सरफेस है, जैसे मान लो हाथ के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, तो एक आपका हाथ जो है वो एक सरफेस हो गया, उसके ऊपर जो बॉडी मेरा वो दूसरा सरफेस हो गया है। तो ये बोल रहा है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, रफ है, स्मूथ है, वेरी स्मूथ है, उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर में क्या कहा गया है, फोर्थ नंबर कहा गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। मतलब कि मेरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मेरा इंक्रीज होता है वेट के साथ साथ, वेट ऑफ द बॉडी के साथ साथ, और डिक्रीज होता है वेट ऑफ द बॉडी के साथ साथ। अगर वेट ऑफ द बॉडी बढ़ेगा तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और वेट घटेगा तो घटता है। अच्छा एक चीज बता, जब आपका ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा तब दिखाई तो दे रहा ना एटलीस्ट, आई मीन सुनाई तो दे रहा है ना, यह सुनाई भी नहीं देता है। और लास्ट का था लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर, जैसे मैंने कहा था, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे? चलिए देखो, मुझे ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा, बार बार रुक रहा है, पता नहीं आप लोग को दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो बार बार देखता हूं तो मुझे लग रहा फिर ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक हो गया, मेरे मेरे स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रहा है। क्या यहां तक क्लियर हो गया डियर? दिक्कत नहीं होना, अगर आप लोग दिक्कत बोलोगे ना तो मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा। ऑडियोबल बट नॉट विजिबल व्हेन इट्स ब्लैक। तो दिक्कत हो रहा क्या ज्यादा डियर? सर सरफेस कैसे होना चाहिए, सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब कि सरफेस मेरा स्मूथ है, ज्यादा चिकना है तो उसमें फिसलने लगोगे, जैसे आपका बालो बर्फ है ना, इस तरह का चीज है। और अगर ये कहा गया था फोर्थ नंबर में कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट। वजन अगर ज्यादा लग गया, वजन ज्यादा लग गया, उसका वेट अगर बढ़ते जाता है ना तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। अगर मैं बोलूंगा हल्का सामान को फोर्स कम लगा के निकल सकता, क्यों, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता, रोक नहीं सकता है। लेकिन कोई वजनदार चीज को अगर मैं रख दूंगा ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। वजनदार चीज जो है उसको मूव नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो वजनदार चीज को? जैसे मैं इस तरह, लोहा ये थोड़ा हैवी है, अब इसको मैं ऐसे अगर नॉर्मली कहूंगा ना तो देखो ये मूव भी नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा हूं फिर भी देखो मूव नहीं हो रहा है, इतना मैं करते फिर भी मूव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हैवी है, यानी इसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है।
तो वेट अगर बॉडी का ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी उसका ज्यादा देखने को मिलेगा हम लोग को। समझ आया मेरी बात की नहीं? वो चीज होता है। रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, यस वही बात है, ठीक है। तो उसी तरह नेचर ऑफ द सरफेस में अगर बात करें तो दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ, स्मूथ चिकना रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स मेरा बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम आपका लगेगा। लेकिन वही अगर रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, मतलब मूवमेंट होने में, मोशन करने में दिक्कत हो जाएगा। सो इट्स ब्लैक ओनली फॉर फ्यू सेकेंड, एज ऑफ नाउ वी कैन कंटिन्यू। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे जितने बजे को दिक्कत हो रहा मैं एक काम करूंगा, यही वाला सेम चीज को मैं क्या करूंगा, रिवीजन अगर आपको बाद में देखना है ना तो देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि एक बार रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूंगा क्लास को। अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड कर दूंगा, कल कर दूंगा। इस वीडियो को मत देखना, रिपीट अगर आपको देखना है तो उसको देख लेना, रिकॉर्ड वाला सेम चीज पढ़ाया जाएगा लेकिन रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करके मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, समझ गए। चलिए